सो नाउ विल लुक वन प्रॉब्लम। अभी देखिए क्या बोल रहा है इस प्रॉब्लम में, द कोर ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन शोन बिलो, द वेव फॉर्म ऑफ सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ वुड बी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर यदि क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन यहाँ पर है ट्रांसफार्मर से, क्योंकि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। द कोर ऑफ ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बारे में यदि बात हो रहा है तो वी कैन ड्रॉ ए ट्रांसफार्मर, वी कैन ड्रॉ ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ओके, सो मान लेते हैं दिस इज ऑफ इट्स प्राइमरी साइड एंड वी कैन कंसिडर दिस एज ए सेकेंडरी साइड। तो बोल रहा है द कोर ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो जो इसका कोर है ये, द कोर ऑफ ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फ्लक्स। तो भाई यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो कोर होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा यहाँ पर सेटअप होगा, उसके बारे में बात कर रहा है। सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन शोन बिलो। तो एक्चुअल में इस प्रॉब्लम में इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाएगा तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वेव फॉर्म है ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इस प्रॉब्लम में यहाँ पर शो किया हुआ है। द कोर ऑफ ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन शोन बिलो, द वेव फॉर्म ऑफ सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ वुड बी। मतलब एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है और उस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जब उसके कोर में फ्लक्स सेटअप होगा तो उस फ्लक्स का यहाँ पर एक वेव फॉर्म दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि गिवन वेव फॉर्म ऑफ द फ्लक्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वेव फॉर्म ऑफ द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पैरामीटर दिया हुआ है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, कोर के बारे में बोल रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स आप देखेंगे यहाँ पर, तो नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2 डिफाइंड है। तो इस प्रकार से हम ये ले लेते हैं कि भाई ये हमारा प्राइमरी साइड है तो ये N1 हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 200, और सेकेंडरी साइड का मान लेते हैं जो N2 है, नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, दिस इज दी 500 एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का ही नंबर ऑफ टर्न्स हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब आप ध्यान से यदि यहाँ पर इस वेव फॉर्म को देखेंगे, अब देखेंगे ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वेरिएशन हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक वेव फॉर्म ड्रॉन है और यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए रैंप सिग्नल, हम बोल सकते हैं यहाँ पर रैंप है उसका कॉम्बिनेशन है, स्टेप सिग्नल एंड रैंप सिग्नल। तो बेसिकली यहाँ पर एक वेव फॉर्म के पैटर्न में यहाँ पर फ्लक्स का वेव फॉर्म शो किया हुआ है। ठीक है, और ये जो ऑप्शन में ए बी सी डी जो चार वेव फॉर्म यहाँ पे ड्रॉन है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हैं जो हमें इससे फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ देखिए, हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कि हमें क्या करना है, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहाँ पर निकालना है, वो हमको निकालना है ऑन द सेकेंडरी साइड। ओके, सो वी नीड टू फाइंड द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, E2 यहाँ पर बोल रहा है, और एज पर द फ्राडेज लॉ हमको मालूम है इंड्यूस्ड ईएमएफ वी कैन राइट E2 इक्वल टू N2 d phi by dt। वी कैन राइट E2 इक्वल टू N2 d phi by dt, यही होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन। और चूंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको निकालना है सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसलिए सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d phi by dt आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। अब ऑल्सो यदि हम यहाँ पर लेंज लॉ अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ से -N2 d phi by dt भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन होगा वो हम उसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो इन दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन यूज करके हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। N2 हमारा डिफाइंड है विच इज 500, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फ्लक्स है जो वेरी हो रहा है ये हमको यहाँ पर से क्या करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, क्लियर है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यदि इस वेव फॉर्म को हम देखें तो इस वेव फॉर्म को मैं यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, कहाँ से कहाँ होगा, एक जब टाइम का जो वेरिएशन है वो इस 0 से लेकर 0.06 सेकेंड तक जाएगा, टाइम है यहाँ पर सेकेंड में दिया हुआ है। ठीक है, और सेकेंड यदि मैं बात करूं सेकेंड पार्ट का तो वो पार्ट हम ले सकते हैं 0.06 से 0.1 के बीच में, और जो थर्ड पार्ट होगा वो हम ले सकते हैं 0.1 से 0.12 तक। तो इस प्रकार से ये जो गिवन वेव फॉर्म है फ्लक्स का उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एज पर दिस इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो करना क्या होगा, चूंकि ये अलग अलग वेव फॉर्म है ना, अलग अलग शेप है यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम इस इंटरवल में क्या करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, तो उसके बाद हमारा रिजल्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल जाएगा। पर चूंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो वेव फॉर्म निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल टाइम के रिस्पेक्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि यदि आप ऑप्शन को भी गौर करेंगे यहाँ पर तो आप ऑप्शन देखेंगे 0.06, 0.012, 0.06, 0.0, मतलब हर एक इंटरवल के अकॉर्डिंग ही वेव फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ है। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस अब क्या करना होगा, हर एक इंटरवल के लिए हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर मालूम चल जाएगा। तो अभी देखिए, यदि हम लेते हैं यहाँ पर फॉर द फर्स्ट इंटरवल, जब t की वैल्यू क्या है हम ले लेते हैं when t is more than 0 and that is less than or equal to, we can say this is the 0.06 तक, हम यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसका इंटरवल ले लेते हैं t का। तो अभी आप देखेंगे बेसिकली, तो ये जो एक वेव फॉर्म जो ड्रॉ है, जो शेप ड्रॉ है, ये कैसा दिख रहा है, इट इज लुकिंग लाइक ए रैम्प, इट इज लुकिंग लाइक ए रैम्प। तो हम यदि यहाँ पर बात करें, जैसा वो ड्रॉ है वैसे मैं यहाँ पर उसको ड्रॉ करता हूँ आपको, ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर रहें, सिंप्लीफाई रहें। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यदि मुझे E2 इक्वल टू N2 d∅dt एक्सप्रेशन यहाँ पर अप्लाई करना है, मतलब मुझे इस रैम्प का स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाउ विल फाइंड द स्लोप, y इक्वल टू mx प्लस c से अप्लाई करके हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कि स्लोप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर इस स्लोप में, इस वेव फॉर्म में क्या करना होगा, हमें दोनों एंड का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यदि यहाँ पर गौर करेंगे तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा इसको मैं लिख सकता हूँ 0 0, क्योंकि इसका x और y दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x यहाँ पर ले लेते हैं हम टाइम और y ले लेते हैं हम लोग फ्लक्स। ठीक है, मतलब y एक्सिस में यहाँ पर फ्लक्स सेटअप है और एक्सिस में क्या है, यहाँ पर टाइम है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो ये मैंने लिया 0 0, और इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो इसका जो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0.06, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0.009। ठीक है भाई, इसी को और सिंपल वे पे मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आप देखेंगे, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे से ताकि एकदम क्लियर रहे। तो अभी आप देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज दी 0 and 0 एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज 0.06 एंड दिस इज 0.009। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इन दोनों पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट को लिखा हुआ है, बस कुछ नहीं किया। अब क्या करना है, क्या करना है, मैं आपको और सिंपल कर देता हूं, आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है भाई, हमें यहां पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, हमें अप्लाई करना है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 देन x माइनस x1। ठीक है, तो ये बेसिकली हमको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, इससे हमारा स्लोप निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए हम इन दोनों में से किसी को भी x1 y1 ले लेते हैं। तो समझने के लिए यहाँ पर मैं इस 0 0 को x1 और y1 ले लेता हूँ, और इस 0.06 को x2 और 0.009 को यहाँ पर y2 ले लेता हूँ। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक,
ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि अब डायरेक्टली हमें यहाँ पर पुट करना है वैल्यूज को। तो y माइनस y1 के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो y कितना होगा, वहां पर देखिए y कितना होगा 5, ये कितना होगा 5 माइनस 0 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 कितना होगा 0.009 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 0.06 माइनस कितना हो जाएगा, दिस इज 0 हो जाएगा। क्लियर है। और x माइनस x1 मतलब x की वैल्यू क्या है t, तो ये हो जाएगा t माइनस 0 हो जाएगा। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे ना तो ये 5 की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 0.009 अपॉन कितना हो जाएगा 0.06 इंटू टी। ये भाई फ्लक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो अभी आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, दिस इज द फ्लक्स वैल्यूज। ठीक है, क्लियर है। अब यदि फर्दर हम इससे आगे जाएं तो हमें तो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है ना यहाँ पर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यदि हम निकालेंगे तो वी कैन से द इंड्यूस्ड ईएमएफ वी कैन राइट E2 विल बी, N2 की वैल्यू कितनी है, दिस इज 500 एंड d बाई dt हो जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.009 डिवाइड बाय कितना होगा 0.06 इंटू टी। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट हो गया ना, ये तो बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 देगा, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 500 इंटू कितना हो जाएगा 0.009 डिवाइड बाय 0.06। फर्दर यदि आप इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, फर्दर यदि इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 500 इंटू, मैं और सिंपल कर देता हूँ इसको। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है यहाँ पर 3, तो कितना आएगा 1 2 3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 6। सिंपल हो गया। ठीक है, इसको आप कैंसल आउट कर लीजिए यहाँ पर से, तो ये कितना आ जाएगा, तो दिस बिकम 75। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यदि हम बोलें तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो E2 निकल के आ रहा है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ 75 वोल्ट। तो आप देखेंगे यहां पर कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल के आ रहा है दिस इज E2 इक्वल टू 75 वोल्ट। कितना हो गया E2 इक्वल टू 75 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड रेंज के लिए। तो सेकेंड जो हमारा रेंज आ रहा है हम उसको लिख सकते हैं 0.06 से ज्यादा होगा टाइम का वैल्यू। ठीक है, और कहां तक जा रहा है, ये 0.1 तक जा रहा है। तो अभी आप यहां पर गौर करेंगे ना, यदि मैं इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालूंगा E2 इक्वल टू, तो क्या होगा यहां पर देखिए N2 की वैल्यू कितनी है 500 और क्या लिखना है मुझे d5 बाई क्या लिखना है, d5 बाई क्या लिखना है मुझे dt लिखना है। तो अभी आप देखेंगे d5 बाई dt हमको लिखना है यहाँ पर। तो चूंकि आप देखेंगे 0.06 से 0.1 के बीच में ये जो हमारा वेव फॉर्म है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो यदि फ्लक्स की वैल्यू यदि यहाँ पर कांस्टेंट हो गई, यदि फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट हो गई तो डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा हमको, डिफरेंशिएशन विल गेट 0। तो अल्टीमेटली यदि हम बात करें तो जो E2 की जो वैल्यू निकल के आएगी, E2 विल बी हाउ मच, दिस विल बी 0 वोल्ट, this will be, so E2 will be we can say, so E2 will be we can say this will be 0, this will be 0 volt। क्लियर है, ठीक है यहां तक। अब यदि थर्ड रेंज के बारे में हम लोग बात करें, थर्ड रेंज आप देखिएगा तो T की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, ये जा रही है 0.1 से दिस इज गोइंग टू द 0.12 तक। अब यदि हम इसके बारे में बात करें तो अगेन हमें क्या दिख रहा है, एक डाउनवर्ड रैंप दिख रहा है यहां पर से। देखिए एक और पॉइंट समझिएगा, यदि अपवर्ड है तो हमारा जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा और डाउनवर्ड है तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से हमको मालूम होना चाहिए। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर लिख सकता हूँ, आप देखेंगे कि इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0.12 और इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस इज 0। x कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना होगा, दिस इज 0.1 और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0.00, ये 9 हो जाएगा। तो मैं इसको अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल और क्लियर रहें। आप देखिए यहाँ बस, तो डाउनवर्ड है ना भाई, डाउनवर्ड हो गया ये, इसको मैं ड्रॉ लिख देता हूँ यहाँ बस। तो भाई ये कितना हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट 0.1
और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0.009 हो गया। ठीक है, x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, दिस इज x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0.12 और y कितना हो गया 0 हो गया। अब इसमें से कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए हम किसी को भी यहाँ पर x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, y2 है। सेम फार्मूला अप्लाई करना है, तो अप्लाई कर दीजिए भाई फटाफट। तो y माइनस y1, तो y की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस हमें बात करना होगा। ठीक है, तो 5 y माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक है, y2 माइनस y1 हमें पुट करना है, तो 0.009 माइनस 0 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, मतलब 0.1 माइनस कितना होगा 0.12 हो जाएगा। और फिर क्या आएगा x माइनस x1 मतलब t माइनस x1 मतलब कितना हो गया 0.12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी 0.009 और 0.1 से माइनस करोगे 0.12 तो ये आएगा माइनस 0.02 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। टी माइनस कितना आएगा 0.12 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यदि हम लोग बात करें यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा मेन रिक्वायरमेंट क्या है, हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो E2 जो होगा ना, इंड्यूस ईएमएफ होगा N2, तो N2 की वैल्यू कितनी है 500, दिस विल बी 500 इंटू d5/dt करना है। d5/dt मतलब क्या करना होगा, इसको पूरे t के रिस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो आप देख सकते हैं ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो बाहर निकल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 0.009 डिवाइड बाय 0.02 हो जाएगा। अब देखिए ये जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो t का तो 1 हो जाएगा ना, और 0.12 क्या है कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 0, तो अल्टीमेटली कितना आएगा 1 लिख सकते हैं यहाँ पर से। ठीक है, अब इसको फर्दर यदि हम यहाँ पर से सॉल्व करेंगे, ठीक है, यदि फर्दर हम इसको यहाँ पर से सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, देखिए यहाँ पर कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 500 इंटू, ध्यान रखिएगा माइनस है ना, माइनस सामने लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। सो दिस इज 1,000। देखिए जब भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है ना, जितना सिंपल आप कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने बहुत सिंपल कर दिया, 0.09 लिखा हुआ है, डिवाइड कर दिया उसको 1000 से। ठीक है, तो 0.02 लिखा है तो कितना हो गया 100। सिंपल मैथमेटिक्स है ये, इसमें कुछ भी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो बहुत स्पेशल हो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, दिस इज कट डाउन, दिस इज कट डाउन, दिस इज 25। तो बेसिकली यदि हम बात करें तो जो E2 होगा वो कितना आ गया, दिस इज दी 225 वोल्ट। लेकिन कैसे आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव साइन है ना, तो नेगेटिव आएगा। तो इस प्रकार से यदि आप गौर करेंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पूरे वेव फॉर्म के लिए अलग अलग जो टाइम इंटरवल है वहां के लिए हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लिया। तो 0 से लेकर 0.06 तक के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ रही है 75 वोल्ट। 0.06 से 0.1 के बीच की वैल्यू कितनी आ रही है 0 वोल्ट, और 0.1 से 0.12 के बीच की वैल्यू कितनी आ रही है -225 वोल्ट। कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्टली हमको वेव फॉर्म में जाना है और देखना है कि कौन से वेव फॉर्म में इंड्यूस्ड ईएमएफ की ये जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अब देखिए फर्स्ट वेव फॉर्म में, ठीक है, तो फर्स्ट वेव फॉर्म में देखिए 0 से लेकर यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो 0 से लेकर 0.06 के बीच में 75 वोल्ट दे रहा है और हमारा भी 75 वोल्ट आया, मतलब ऑप्शन ए आंसर हो सकता है यहाँ पर से। ठीक है, ऑप्शन बी देखें तो ऑप्शन बी में तो भाई 0 से लेकर 0.06 के बीच में कितना दे रहा है -30 वोल्ट, और ये तो आंसर में आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता है, पहले ही कट गया। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में आप देखिए, अब ऑप्शन सी आप देखेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन सी में भी क्या दे रहा है यहाँ पर 0 से, आप देखेंगे 0 से 0.06 कितना दे रहा है 75 वोल्ट दे रहा है, मतलब ऑप्शन सी भी आंसर हो सकता है। लेकिन ऑप्शन डी देखेंगे तो ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है यहाँ पर, आप देखेंगे तो ऑप्शन डी में 0 से 0.06 के बीच में कितना -30 वोल्ट, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी भी क्या होगा, हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है यहाँ तक। अभी देखिए आप
मतलब ऑप्शन ए और सी में कोई हमारा एक आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 0.06 से 0.1, 0.06 से 0.1 दोनों के बीच में 0 वोल्ट है, मतलब सेटिस्फाई यहां तक है। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए 0.1 से 0.12 के बीच में इसमें -90 वोल्ट दिया हुआ है और इसमें दिया है -225 वोल्ट और हमारा कितना आया है -25 वोल्ट। मतलब जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। मतलब ये जो वेव फॉर्म यहां पर ड्रॉन है ना, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का वेव फॉर्म क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, एज पर द कैलकुलेशन व्हाट एवर वी हैव डन। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब समझिएगा, अब मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल वे में सॉल्व किया ताकि चीजें आपको बिल्कुल क्लियर रहें कि एक्चुअल सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का कैसे होगा। ठीक है, आई होप चीजें आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रही होंगी, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इतना समय तो होगा नहीं, सॉल्व कैसे करना होगा हमको ये चीज देखनी होगी। ठीक है, देखो करना क्या है, अब ट्रिक देखो। आप ट्रिक ये है, यदि ये वेव फॉर्म हम लेके चल रहे हैं, ये फ्लक्स यहां पर दिया हुआ है, आप वेव फॉर्म में फोकस करो। पहली बात, यदि हमको यहां पर एक अपवर्ड रैंप दिख रहा है, यदि एक अपवर्ड रैंप है और रैंप का डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्टेप होता है एज पर द बेसिक कॉन्सेप्ट, तो इसका जो, चूंकि ये अपवर्ड जा रहा है ना, तो जो इसका स्टेप भी होगा डिफरेंशिएशन होने के बाद, डिफरेंशिएशन में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ में डिफरेंशिएशन यूज करना है, तो रैंप का डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमको स्टेप मिलेगा वो भी क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या अपवर्ड, मतलब स्टेप भी क्या जाएगा, अपवर्ड। अब आप देखेंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, अब ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी का जो स्टेप है वो तो डाउनवर्ड है ना, वो तो आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाना चाहिए था कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। जैसा ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और जरा सा भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप तुरंत पकड़ लेंगे कि इसका तो ऑप्शन बी ऑप्शन डी होगा ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग स्लोप कैसा है, रैंप, वो कैसा है, अपवर्ड, और अपवर्ड है तो स्टेप भी कैसे होगा, हमारा अपवर्ड होगा। यानी कि अब चूंकि देखो रैंप अपवर्ड है, मतलब जो उसका स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब स्टेप भी कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर यहां तक, यहां से हम समझ गए। अब आगे बढ़ेंगे, मतलब ये क्लियर हो गया ना, यहीं से सिर्फ 0 से 0.06 तक का जो टाइम इंटरवल है ना, सिर्फ यहीं से ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो हमारा हो ही नहीं सकता। अब आगे देखिए, अब जैसे ही हम जा रहे हैं 0.06 से 0.1 के बीच में, तो आप देखेंगे यहां पर कि भाई ये तो हमारा 0 है और यहां पर भी 0 वोल्ट है, मतलब यहां तक दोनों कॉमन है। मतलब यहां तक अभी तक बता पाना बड़ा मुश्किल है कि ऑप्शन ए है कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ठीक है यहां तक, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आगे देखिए, तो पूरा जो खेल आ रहा है ना, वो जो खेल आ रहा है वो है 0.1 से 0.12 के बीच का। तो 0.1 से 0.12 का ही बस हमको कैलकुलेट करना था, ये सब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। यदि हमको जरा से भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम वहां से पकड़ लेते कि भाई ये जो है ना, हमको सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑप्शन बी ऑप्शन डी है ही नहीं, हमको पहले से क्लियर है। ऑप्शन ए ऑप्शन सी में 0.1 तक का जो वेव फॉर्म जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो कॉमन है, उसमें कोई डिफरेंसेस वाला पार्ट है ही नहीं, क्लियर है। अब यदि मान लो ऑप्शन ए में ये -90 ना हो के +90 होता ना, तो ऑप्शन डायरेक्टली हम टिक कर देते, हमको कुछ भी पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर चूंकि यहाँ पर दोनों का ऑप्शन ए ऑप्शन सी में दोनों ही जो रैंप डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड रैंप के कारण ही इस क्वेश्चन में ऐसा फ्रेम किया गया है कि जो स्टेप ड्रॉ हो रहा है वो डाउनवर्ड है, मतलब नेगेटिव साइड में। डाउनवर्ड रैंप का मतलब ये कि जो उसका स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा, जैसे कि हमने फाइंड आउट किया। तो स्लोप कैसे है हमारा, नेगेटिव यहां पर से आया, इसलिए स्टेप भी क्या होगा, हमारा नेगेटिव पे जाएगा। क्लियर है। तो हमें क्या करना था, हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ इस पर्टिकुलर टाइम के लिए बस हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकाल लेते। और यदि आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है तो इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने में, इस -225 वोल्ट को निकालने में आपको कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही लगेगा। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको कुछ सेकेंड ही लगेंगे इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक ट्रिक था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो सिर्फ वेवफॉर्म देखकर ही आप इस क्वेश्चन को विदिन ए 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे।